गरीब ससुराल में जुगाड़ू बहू की ठंड की तैयारी। ठंड भरी सुबह सुबह सविता आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। धुंध और कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज का मौसम देखकर तो लग ही नहीं रहा कि सुबह के 7 बज गए हैं। इतना ज्यादा सुंदर धुंध और कोहरा छाया हुआ है कि पास के पास घर भी बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहे। मेरे तो हाथ सुन्न पड़ रहे हैं झाड़ू लगाने में, बिल्कुल भी हाथ नहीं चल रहे हैं। तभी ठंडे पानी से बर्तन साफ करते हुए रजनी कहती है, जेठानी जी, ठंड से बर्तन धोने में मेरे तो हाथ कठोर हो रहे हैं। अभी तो खुली रसोई में खाना पीना भी बनाना पड़ेगा। ऐसे कड़कड़ाती ठंड में खुली रसोई में खाना पीना बनाएंगे तो सर्दी लग जाएगी। आज चूल्हा घर में लगाकर खाना बना लेंगे। सविता जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही होती है कि तभी झाड़ू की सीख पूरे आंगन में बिखर जाती है। आज फिर से ये झाड़ू खुल गई। अब दोबारा से एक एक सीख को समेट कर बांधना पड़ेगा। इस सीख वाली झाड़ू से झाड़ू लगाने में रोज इतना समय खराब होता है, ऊपर से सफाई भी साफ सुथरे से नहीं हो पाती। फूल वाली झाड़ू खराब हुए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन इन भाइयों से एक झाड़ू भी खरीद कर घर में नहीं लाया जा रहा। सविता गुस्से में झुंझलाते हुए झाड़ू की सीख को समेटने लगती है। तभी नुपुर का जुगाड़ू दिमाग चलता है। वो घर के अंदर पड़ी खराब फटी बोरी में से जूट के धागे को उधेड़ने लगती है। ये बन गई जूट की मजबूत सी रस्सी, इससे काम बन जाएगा। लाइए जेठानी जी, झाड़ू मुझे दीजिए, मैं अभी इसका जुगाड़ लगा देती हूँ। नुपुर जूट की रस्सी से कसकर झाड़ू को बांध देती है। लीजिए जेठानी जी, अब आप चाहे जैसे मर्जी घर आंगन बहारना, झाड़ू की एक भी सीख नहीं निकलेगी। सविता जैसे झाड़ू लगाकर देखती है तो तीली नहीं निकलती। क्या बात है देवरानी जी, इतनी तेजी में झाड़ू लगाने पर भी एक सीख नहीं निकली। ये तो तुमने बढ़िया जुगाड़ लगाया। जेठानी जी, ये छोटे मोटे जुगाड़ लगाना मैंने आप दोनों जेठानियों की देखा देखी ही तो सीखा है। कस्तूरी के परिवार में काफी ज्यादा गरीबी होने के चलते तीनों गरीब बहुएं यूं ही जुगाड़ करके काम चला लिया करती थी। लेकिन सर्दियां शुरू होने के कारण इन दिनों उनका गरीब ससुराल ठंड के मौसम का कहर काटने को मजबूर था। सर्दी से बचाव के लिए उनके घर में गर्माहट का एक भी सुख साधन नहीं लगा था। ऐसे ही शाम का वक्त होता है। खाना बनाने को लेकर तीनों काफी ज्यादा संकोच में पड़ी होती हैं। तभी कस्तूरी आती है। क्या बात है बहू, अभी तक तुम तीनों ने चूल्हा भी नहीं जोड़ा और खाना बनाना भी चालू नहीं किया। ठंड का मौसम है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, सभी लोग जल्दी बना खाकर सो जाते हैं। बस तुम तीनों ही खाना बनाने में लेट लगाती हो। माँ जी, रसोई में एक साग सब्जी नहीं है और ना राशन है। सुबह हमने राशन लाने के लिए बोला भी था। सुधीर जी ने कहा था आते टाइम लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। तभी ठंड में ठिठुरते हुए कुंदन, विकास, सुधीर मकान के अंदर घुसते हैं। सुधीर के हाथों में 2 थैली होती है, एक में थोड़ा सा आटा और एक में महज मुट्ठी भर दाल लगा होता है, क्योंकि उसके परिवार की गरीब स्थितियों और थोड़े अनाज में खा पी कर गुजारा करने की घनघोर गरीबी भरी स्थिति को दर्शा रहा था। सविता, ये लो आटा और दाल लेकर आया हूँ, सबके लिए दाल रोटी बना देना। अजी, ये कितना थोड़ा सा आटा और जरा सी दाल लेकर आए हैं। इतने थोड़े से राशन में हम कैसे सबको बनाकर खिलाएंगे। सविता की आंखों से डबडबाते आंसू उसके दुख को दिखा रहे थे। तीनों भाइयों को भी घर की जरूरत पूरी ना कर पाने की खलिश थी। सविता, आज 1 रुपया का भी काम नहीं चला। सारा दिन लेबर चौक पर बैठे बैठे ठंड में निकल गया। देखते हैं, अगर कल कोई दिहाड़ी मिल गई तो 2-3 टाइम का राशन इकट्ठा भर कर रख देंगे। तीनों राशन लेकर रसोड़े में आती हैं। रसोई की कच्ची दीवारों में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें आ रखी थी, जहां से ठंडी ठंडी हवा रसोई के अंदर घुस रही थी। साथ ही रसोई की छत पतली होने के चलते उसमें भी जगह जगह से छेद हो रखे थे, जहां से ओस छत के द्वारा रसोई के अंदर चू रही थी। हे भगवान, मैंने तो सुबह ही पूरी रसोई को लीप कर सुखाया था, फिर सूखी रसोई गीली कैसे हो गई। इतने सर्दी में दोबारा से रसोई लीपने पर तो जल्दी से सूखेगा ही नहीं। तभी सविता का ध्यान रसोई के छत के अंदर आ रही ओस पर जाता है। नुपुर, रसोई गीली कैसे नहीं होगी। रसोई की चादर इतनी पतली हो गई है, एक चिड़िया भी हमारी रसोई के छप्पर पर बैठी तो कितनी मिट्टी गिरती है। रसोई और घर पर सीमेंट लगवाने को बोलते बोलते ठंड का मौसम आ गया। हर साल की तरह इस बार भी हमें कड़कड़ाती ठंड में इस कच्ची रसोई और कमरे में ठिठुरते हुए गुजारा करना होगा। लेकिन जेठानी जी, फिलहाल के लिए हमें इस रसोई का कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये बर्फीली हवा साए साए बावर्ची खाने में घुस रही है। ऐसे तो चूल्हे की आंच बराबर भी नहीं लगेगी और ईंधन ज्यादा लगेगा। रजनी, अभी मुझे कोई जुगाड़ नहीं सूझ रहा है। तीनों बहुएं रसोई में खड़ी सोच ही रही होती हैं। तभी ससुर दामोदर काफी सारा खाली गत्ता रखने के लिए रसोई में आता है। अरे रजनी बहू, ये गत्ते ले लो, चूल्हा झोंकने में इस्तेमाल कर लेना। अपने
फल वाले पड़ोसी है ना, वही नहीं गत्तों के कार्टन में फल बेचने के लिए लेकर आते हैं। वही रेडी लगाने के बाद फेंक रहे थे तो मैंने ले लिए। सही किया बाबूजी जो आपने गत्ते ले लिया, 2-3 टाइम का खाना तो हम बना लेंगे इस पर। तभी रजनी के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे जुगाड़ आता है। देवरानी जी, मुझे इन गत्ते का दूसरा काम है, इसीलिए तुम इसे चूल्हा झोंकने में मत लगाना। लेकिन रजनी भाभी, ये गत्ता चूल्हा झोंकने के अलावा दूसरे किस चीज में काम आ सकता है? तुम बस इन गत्तों के दोनों तरफ 2-2 छेद करो। रजनी की देखा देखी नुपुर और सविता भी उन गत्तों में छेद करती हैं। इसके बाद जहां जहां से दीवारों में दरार हो रखी होती है, रजनी उन गत्तों को कील लगाकर होल किए हिस्से में टिका देती है, जिससे अब रसोई की दीवारों से अंदर आ रही हवा रुक जाती है। कैसा लगा आप दोनों को मेरा जुगाड़? जेठानी जी, आपके जुगाड़ की तो दाद देनी पड़ेगी। क्या धांसू जुगाड़ लगाया है? हम तो इस गत्तों पर खाना पीना बनाकर इसे राख कर देते, लेकिन आपने तो इन गत्तों से रसोई में आने वाली ठंडी हवा का परमानेंट जुगाड़ कर दिया। मगर छत का क्या करेंगे? इसका भी कल कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। चलो अभी फटाफट खाना बनाते हैं। तीनों जुगाड़ू बहू कुशलता से मिलजुल कर दाल रोटी बनाने में जुट जाती हैं। मैं दाल उबालने के लिए चढ़ा रही हूँ रजनी, तुम आटा गूंथ लो। सविता भाभी, आटा मैं गूंथ देती हूँ फटाफट से। इतने में नेहा, अंशिका, पारस रसोई में आते हैं। छोटी मम्मी, मुन्ना कब से आपकी गोदी में जाने के लिए रो रहा है? इसको बुक्की बुक्की लगी है। नेहा बेटा, बस 5-10 मिनट इसे अपनी गोद में घुमा लो, मैं इसे अभी आटा गूंथ कर ले लूंगी। नुपुर, लाओ मैं आटा गूंथ दूंगी। मेरा कौन सा छोटा बच्चा है, लेकिन तुम्हारा छोटा बच्चा है, उसको गोद में ले लो। कितनी देर से तुम्हें देखा नहीं है, इसीलिए रो रहा है। अच्छा ठीक है। नेहा, लाओ मुन्ने को दो। तभी अंशिका रजनी से खाना मांगती है। मम्मी मम्मी, खाना कितनी देर में बनेगा? जोर की भूख लगी है। बस अंशिका बेटा, अभी झटपट से आटा गूंथ कर मैं फटाफट गरम गरम रोटी सेक कर दे दूंगी। तुम तीनों भाई बहन एक साथ बैठकर खा लेना। वैसे आज खाने में क्या बन रहा है? पारस बेटा, आज खाने में दाल और रोटी बनी है। दाल रोटी बनते देखकर पारस गुस्से में शक्ल बनाकर खाने से मना कर देता है। मुझको नहीं खानी है सड़ी हुई दाल रोटी, आप लोग खुद ही खा लेना। इस घर में तो बच्चों के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं बनता है। पारस बिल्कुल सही बोल रहा है। अब तो सर्दी का मौसम शुरू हो गया, कभी कुछ थोड़ा अच्छा बना लिया करो, जैसे कि गाजर का हलवा, आलू के पराठे या दाल वाली कचौड़ी ही बना लेती। ये भीगी से दाल रोटी बनाना जरूरी था क्या? ये बच्चे भी ना खाली अपनी फरमाइश चलाते हैं। हम बहुएं बनाएंगी कहाँ से, ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। रजनी, बच्चों की भी क्या गलती है? रोज रोज वही सेम दाल रोटी खाने का किसका मन करता है? जेठानी जी, बच्चों की ख्वाहिश भी हम कहाँ से पूरी करेंगे? ठंड में हमारे पति का काम भी तो नहीं चलता इतना ज्यादा। थोड़ी देर में दाल रोटी बनाकर बहू सबको खिलाती है। वहीं ठंड से नुपुर का बच्चा बिस्तर पर बाथरूम कर देता है, जिससे बगल में सो रही कस्तूरी पूरी गीली हो जाती है। ये मेरे साइड का बिस्तर इतना गीला गीला कैसे हो रखा है? तभी बिस्तर से बाथरूम की स्मेल आने पर कलावती गुस्से में मुंह चढ़ा लेती है। हाय हाय, ये बिस्तर में से इतनी गंदी दुर्गंध कैसे मार रही है? कस्तूरी देखती कि नुपुर का बच्चा गीले बाथरूम वाले बिस्तर पर पड़ा पड़ा खास रहा था, जिसे देखकर अब वह गुस्से में नुपुर को जगाती है। नुपुर बहू, अरे तुझको होश खबर है कि नहीं? ये बच्चा रात भर से गीले बिस्तर में पड़ा हुआ है। ठंड का मौसम, अगर बच्चे को ठंड से निमोनिया हो जाएगा तो इसकी दवा दारू का खर्चा अलग से खर्चा बढ़ जाएगा। यहाँ 2 टाइम की रोटी खाने के पहले ही आफत है। नुपुर जल्दी से उठकर बच्चे के कपड़े बदलती है। जेठानी जी देखिए ना, लगता है मुन्ने को सर्दी जुकाम लग गया है। मैं डिस्पेंसरी दिखाने के लिए जा रही हूँ, खांसी की सिरप ले आऊंगी तो ठीक हो जाएगा। पर चाची, आज तो डिस्पेंसरी बंद होगी क्योंकि आज संडे है। जेठानी जी देखिए ना, जुकाम के चलते मुन्ने की नाक चल गई है। नुपुर को रोते देखकर कस्तूरी ताना मारती है। बहू, तू बच्चे को रात भर गीले बिस्तर में छोड़ देगी तो ठंड तो पकड़ेगी ही। हमने भी बच्चे पाले पोसे हैं, बच्चों का खिलाना पिलाने बाथरूम करवाने की आदत लगवानी पड़ती है। नुपुर, तुम परेशान मत हो, अभी मैं तेल बनाती हूँ, उससे मुन्ने का सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। सविता घर में ही सरसों तेल में अजवाइन, लहसुन, हींग डालकर चूल्हे पर पका हुआ तेल बनाती है और मालिश करती है। देखो देवरानी जी, गर्मा गर्म तेल की मालिश से मुन्ना कितना शांत है। 2-3 टाइम इसी तेल की मालिश करोगे तो सर्दी जुकाम छूमंतर हो जाएगी। ठंड के मौसम में बच्चों को सर्दी जुकाम लगना आम बात है। ऐसे में ये जुगाड़ू घरेलू नुस्खे वाला तेल सबसे रामबाण इलाज है। जेठानी जी, ये जुगाड़ तेल आप मुझे भी बनाना सिखा दीजिए ना। इसी तरह से गरीब जुगाड़ू बहू की ठंड के मौसम की तैयारी जारी थी। देखते देखते महीने का कैलेंडर चेंज हो जाता है। सर्दियां और भी बढ़ रही थी।
गर्म बिस्तर की कमी और हीटर ना होने के चलते घर में लगभग हर किसी की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, पापा जी, आप दोनों कुछ लेंगे रोटी सब्जी? बहू, आज क्या तुम तीनों ने रात की बासी रोटी चूल्हे पर गरम करके हमको खिलाई है? इतनी सख्त लग रही है, रोटी के दांतों से चबाई नहीं जा रही और पानी तो बिल्कुल बर्फ हुआ पड़ा है। इसे पीने से कलेजा जम जाएगा। मेरे लिए थोड़ा चूल्हे पर पानी गरम करके ला दे, दवाई खानी है। माँ जी, मैंने आपके लिए चूल्हे पर गर्म पानी रखा है, लाती हूँ बस। सविता जैसे चूल्हे पर से पानी लाने जाती है तो पानी बिल्कुल ठंडा हो चुका था। अरे ये चूल्हा तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया है और उपले भी नहीं है जो पानी गर्म कर सकूं। सविता वही पानी लाकर अपनी सास को देती है। माँ जी, मैंने चूल्हे पर पानी गर्म करने को रखा हुआ था लेकिन आंच बुझ गई थी। चल कोई नहीं बहू, चूल्हे को तहा से पानी की ठंडक तो कट गई, इसे खा लूंगी दवाई। अपने गरीब ससुराल को बगैर गर्माहट के सुख साधन के गुजारा करते तीनों बहू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। ऐसे ठंड के मौसम में घर में गर्म पानी का थर्मस तो होना चाहिए। चूल्हे पर भी हम कितनी बार पानी गर्म करेंगे? सर्दी इतनी ज्यादा है कि पानी 5-10 मिनट में ठंडा हो जाता है। कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। दिन के काम खत्म करके बहू आंगन में बैठकर धूप ले रही होती है, तभी कबाड़ी वाला आता है। कबाड़ा ले लो, प्लास्टिक ले लो, कबाड़ा ले लो, हाँ प्लास्टिक ले। तभी रजनी कबाड़ी वाले की रेडी पर एक पुराना सा थर्मस और पानी गर्म करने वाला रॉड देखकर रेडी वाले को रोकती है। अरे भैया रुकना जरा, ये पानी गर्म करने वाला रॉड कितने का है? अरे बहन जी, ये पानी का रॉड आपके किसी काम का आज का नहीं है, ये खराब है, खराब। फिर भी देख लो, अगर आपको खरीदना है तो 50 रुपए में ले लो। अच्छा ठीक है, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। खराब रॉड खरीदते देखकर अब कस्तूरी बहू पर बड़बड़ाने लगती है। अरे मंजली बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे सब अपने घर में से कबाड़ा सामान बेचते हैं और तू कबाड़ी वाले से ही सामान खरीद रही है। अरे क्या करेगी इस खराब रॉड का? फालतू के 50 रुपए पानी में फूक रही है। माँ जी, मैं सोच समझ कर ही ये रॉड खरीद रही हूँ। मुझे पता है इसको कैसे चलाने लायक बनाना है। रजनी अब जल्दी से रसोई में जाती है और मसाले के डब्बे में जोड़ कर रखे हुए 50 रुपए को लेकर कबाड़ी वाले को देकर पानी गर्म करने के रॉड खरीद लेती है। भैया ये लो पैसे। वैसे भैया, ये पानी गर्म करने की थर्मस है? हाँ जी बहन जी, यह पानी गर्म करने का थर्मस है, पर किसी काम का नहीं है। रजनी उस पानी गर्म करने वाले थर्मस की बनावट को ध्यान से देखती है। इस गर्म पानी की थर्मस को तो मैं भी बना सकती हूँ। इसके अंदर प्लास्टिक की बोतल और ऊपर से थर्माकोल का गत्ता लगा है। इसके बदले मैं जूट के बोरों का इस्तेमाल करके गर्म पानी की बोतल बना सकती हूँ। रजनी के दिमाग में इस बार एक साथ एक नहीं बल्कि 2-2 जुगाड़ आते हैं। अब जल्दी से वो पानी वाली रॉड घर में लाती है। बस केवल इस रॉड मशीन की तार जल गई है, इसे चेंज करना पड़ेगा। 50 रुपए में नई तार आ जाएगी और मैं उसे खुद से सेट कर दूंगी। देवरानी जी, तुम्हें बिजली के तार भी सही करना आता है? हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में इलेक्ट्रीशियन है। अब तो हम कोई भी चीज खराब होने पर फ्री में सही करवा लेंगे। सविता के ऐसे बोलने पर रजनी उसे रॉड मशीन के तार वाले हिस्से को खोलकर उसमें से खराब तार को बाहर निकालती है और इलेक्ट्रीशियन की दुकान से जाकर नई तार खरीद कर लाती है और उसे रॉड मशीन में जोड़ देती है। ये पानी गर्म करने की मशीन अब बिल्कुल ठीक हो गई। नुपुर, तुम जल्दी से एक बाल्टी में थोड़ा पानी डालकर ले आओ। जी बस अभी लेकर आती हूँ। नुपुर बाल्टी में पानी डालकर लाती है। तभी रजनी रॉड मशीन बाल्टी में लगाकर प्लग को स्विच में लगाकर बटन ऑन करती है। कुछ ही देर में पानी में से भाप निकलने लगता है। ओ बेटी की जान, चाची ने तो क्या मस्त वाला जुगाड़ लगाया। अब तो हमको ठंड में ठंडे पानी से नहीं नहाना पड़ेगा। बहू, तूने क्या बढ़िया सस्ता टिकाऊ जुगाड़ लगाया। 100 रुपए में गर्म पानी करने की मशीन बन गई। सर्दी की तैयारी करना आता कोई मेरी जुगाड़ू बहू से सीखे। पहली बार अपने जुगाड़ की सास को तारीफ करते हुए देख गरीब बहुएं खुश होती हैं, लेकिन कम बिस्तर के चलते रात को सभी थरथराते रहते हैं। अरे इतने थोड़े बिस्तर में ठंड नहीं भागती है। एक तो दिन भर ऐसी तगड़ी ठंड में बाहर कमाने के लिए जाओ और रात को गर्म बिस्तर भी सोने को नसीब नहीं होता है। कुंदन जी, घर में कम बिस्तर हैं तो इसी में गुजारा करना पड़ेगा। पता है मुझे कि इस तरह ठंड में सोना पड़ेगा। एक तो तुम्हारे फटीचर माँ बाप से एक रजाई भी दहेज में नहीं दी गई। कुंदन के ताना देने पर नुपुर रोने लग जाती है। कुंदन जी, अगर मेरे पापा ने दहेज में कुछ नहीं दिया तो आप भाइयों ने भी हम बहुओं को कोई सुख और सहूलियत में नहीं रखा है। जो है आप यदि हमें कम कम खिला रहे हैं तो हम भी पका कर परोस कर थाली में दे रहे हैं। हे भगवान, इस घर में तो कभी भी किसी भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कलेश न गुजरे। सो जाओ सबके सब। बहू, आज बहुत ही भयंकर सर्दी है। हाथ पैर बर्फ जितने ठंडे हैं। थोड़ा आग जला लिया कर। आग ताप लेंगे तो शरीर में गर्माहट आ जाएगी। अब रजनी जल्दी से बाहर आकर आग जलाने वाला बर्तन निकालती है जिसमें जंग लगा हुआ था। जेठानी जी, आग जलाने वाला बर्तन तो बिल्कुल खराब हो चुका है। अब आग किस में सुलगाएंगे?
रजनी, पिछले कितने सालों से हम इसी बर्तन में आग ताप रहे हैं। इसकी सतह जंग खा चुकी है, इसमें ऐसे आग नहीं जलेगी। तभी सविता चूल्हे के पास रखी ईंटों को देखती है, जिससे उसे ठंड में आग जलाने का जुगाड़ आता है। रजनी, तुम इस ईंट के ऊपर ही बर्तन को रखकर आग जलाओ। आग जल जाएगी तो हम ईंटों की सतह से उठाकर अंदर ले चलेंगे। ये आपने अच्छा जुगाड़ लगाया। कुछ देर में आग जलाकर अब वो घर के अंदर लाती है, जहाँ सभी आग तापते हैं, जबकि पड़ोसी अपने घर में हीटर चलाकर नरम गरम रजाई की गर्माहट में सोए हुए थे। अगली सुबह सामने की अमीर गायत्री की बहू उपासना बालकनी में अपनी महंगी रजाई सुखा रही होती है, वहीं गरीब बहुएं गुदड़ी बिस्तर सुखा रही थी। कभी कभी मुझे तुम तीनों की जिंदगी देखकर तरस आता है। हर साल सर्दियों में तुम्हारे घर में ये फटा चिटा गुदड़ी बिस्तर ही निकलता है। ओढ़ने में तुम लोग एक ही बिस्तर यूज करके बोर नहीं होती। उपासना बहन, सर्दियां सबके लिए एक समान नहीं होती। तुम अमीर हो, महंगी रजाई में सोती हो, लेकिन हम ठंड से बचाव करने के लिए इस गुदड़ी बिस्तर में गर्माहट ढूंढनी पड़ती है। सविता की बात सुनकर उपासना उसे घमंड से नीचे दिखाते हुए कहती है, हाँ, मेरी तरह एक्सपेंसिव रजाई नहीं खरीद सकती, इसीलिए लेक्चर दोगी। तभी गायत्री कांच की क्रॉकरी में ड्राई फ्रूट खाते हुए बालकनी पर आकर दिखावा करती है। अरे उपासना बहू, तू भी किस गरीब से अच्छा खाने पहनने ओढ़ने की उम्मीद कर रही है? मुझे तो सारी जिंदगी हो गई, देखते देखते इनकी जिंदगी इस कच्चे मकान में कट जाएगी। गायत्री कस्तूरी को अपने मुंह मुहा देख कर ताना मार कर जाती है। भगवान ने इनको और सुख सहूलियत सब कुछ दे रखा, इसीलिए इतना घमंड खाकर दिखाती है। कुछ ही देर में पड़ोसन रेवती बहुत सारे कपड़ों की गठरी लेकर आती है। अरे कस्तूरी की बहुओं, घर में हो क्या? अरे रेवती आंटी, आइए ना। अरे ये मैंने अपने घर में से कुछ सर्दियों के कपड़े, चादर, साड़ी वगैरह निकाली, तुम्हें चाहिए तो ले लो, बर्तन बदल लेना। तभी सविता के दिमाग में जुगाड़ चलता है और वह सारे कपड़े ले लेती है। आंटी जी, आप कपड़े रख जाइए और अगर थोड़े बड़े साइज की चादर वगैरह निकले तो मुझे दे दीजिएगा। अरे तो पहले क्यों नहीं बोले? डबल बेड शीट की चादर पड़ी हुई है मेरे पास में, कल लाकर दे दूंगी। अरे बहू, कपड़ों से बर्तन बदलने में पैसे भी देने पड़ते हैं, कैसे बर्तन लेगी? माँ जी, मुझे इन कपड़ों से बर्तन नहीं बदलने, बल्कि कपड़ों और चादर में से रजाई बनाकर तैयार करूंगी। सविता का कपड़ों से रजाई बनाने का आइडिया बाकी दोनों बहुओं को भी पसंद आता है। अब नुपुर रजनी उन कपड़ों को काट कर पतली पतली कतरन बनाती हैं और सविता चादर को जोड़कर बड़ा सा रजाई का कवर बनाती है। लगभग 2-3 दिन लगाकर धागे चलाकर तीनों गर्म रजाई बनाती हैं। अरे ये रजाई ओढ़ने के बाद तो ठंडा का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। कितने की खरीदी है? खरीदी नहीं, बल्कि मेरी जुगाड़ू बहू ने अपने हाथों से तैयार करी है, और तुम जब देखो अपनी बीवी की बेकदरी करते हो। कस्तूरी के ऐसा बोलने पर तीनों अपने बर्ताव पर काफी ज्यादा अफसोस खाते हैं। आप तीनों हमारी कुरकुराहट के लिए हमें माफ कर देना। आप तीनों इस घर में कितनी मेहनत करती हो और हम गुस्सा दिखा जाते हैं। इसी तरह सभी गर्माहट में सो जाते हैं। वहीं एक दिन जब ठंड में सुबह सुबह तीनों रसोई में आती हैं तो चूल्हा टूटा हुआ देखकर टेंशन में आ जाती हैं। ये चूल्हा तो गलकर खराब हो गया, अब इतने ठंड में चूल्हा बनाकर कैसे तैयार करेंगे? धूप भी नहीं निकल रही। ये तो ठंड के मौसम में बहुत ही बड़ी दुविधा हो गई। चलो आज भर के लिए विमला आंटी के घर से खाना बना लेते हैं। अब तीनों आटा गूंथकर सब्जी काट कर विमला के घर खाना बनाने आती हैं। विमला आंटी, हमारा चूल्हा टूट गया है, क्या हम एक टाइम का खाना आपके यहाँ बना ले? अरे हाँ हाँ बहू, बना लो जाकर, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, ठंड ही हो रखी है। तभी नुपुर विमला के घर के बाहर रखी लोहे की बाल्टी देखती है। आंटी, आपने ये बाल्टी घर के बाहर क्यों निकाल कर रखी है? अरे बहू, इस बाल्टी में छेद हो गया, पानी भरकर रखने पर रुकता ही नहीं, इसीलिए निकाल दी है। देखने में तो बहुत ही मजबूत लगती है। आंटी जी, क्या ये लोहे की बाल्टी हम ले जाएं अंगीठी बनाने के लिए? देख लो, तुम्हारी जरूरत की हो तो ले लो। कुछ देर में तीनों खाना बनाकर अब उस लोहे की बाल्टी को घर लाती हैं। नुपुर, तुम इस टूटी हुई बाल्टी का क्या करने वाली हो? जेठानी जी, इस ठंड के मौसम में हमारा चूल्हा बार बार भीगकर खराब हो जाता है, इसीलिए मैं इस बाल्टी में अंगीठी वाला चूल्हा बनाऊंगी। उस चूल्हे को बनाने का फायदा है, चलता फिरता चूल्हा, जहाँ मर्जी उठाकर खाना बनाया जा सकता है और ठंड में आग तापने के भी काम आएगा। नुपुर का उस लोहे की बाल्टी से अंगीठी बनाने का जुगाड़ दोनों बहू को भी काफी जचता है। तीनों भयंकर ठंड में मिट्टी लेने जंगल में आती हैं, जहां वो जमीन में बहुत सारी हरी भरी साग देखती हैं। कुछ जमीन के भाग में मशरूम भी थे, और क्योंकि जंगल पेड़ पौधों पत्तों से ढका हुआ था, इसीलिए उन्हें सूखी लकड़ी और पत्ते जंगल की जमीन पर गिरे हुए दिखते हैं, जो कि सर्दी के मौसम में झड़ कर गिर रहे थे। कुछ पेड़ों पर नए नए पत्तों की प्रक्रिया चमचमा रही थी, और वहीं पलाश के पेड़ों पर लाल लाल फूल खिले हुए थे। इस ठंड के मौसम में भी इस जंगल के अंदर कितनी गर्माहट है।
मगर ये घास कितनी शीत भरी है, यहाँ तो ईंधन के लिए कितने सारे सूखे पत्ते लकड़ी जड़ कर गिरे हुए हैं, इसे ले चलेंगे चूल्हा जलाने के लिए। ये देखो यहाँ पर कितना हरा भरा बथुआ सरसों उगा हुआ है, जैसे किसी ने इस घने जंगल में खेती लगा रखी हो। इसे तोड़ कर ले चलते हैं। ठंड के मौसम में साग खाने से शरीर में गर्माहट आती है। अब एक बहू साग खोदती है, दूसरी सूखे पत्ते लकड़ी बीनती है और तीसरी बहू चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी निकालती है। पेड़ पौधों की सरसराहट जंगल की शांति में साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे हम तीनों ने ठंड की तैयारी करना अब जाकर शुरू की है। आज तो अच्छे से बनाएंगे खाएंगे। शाम के 4-5 बजते चिड़िया अपने घोंसलों में शरण लेती हैं और जंगल के सभी जानवर अपनी मांद में चले जाते हैं। तीनों जुगाड़ू बहू अपनी जरूरत का सामान जैसे कि खजूर के पत्ते, मिट्टी, ईंधन और साग लेके घर आती हैं, जहां बाल्टी में मिट्टी और भूसा मिलाकर अंगीठी बनाती हैं। जेठानी जी, अंगीठी अभी गीला है, फिलहाल के लिए इसी पर सतर्कता से खाना बना लेते हैं, फिर कल धूप निकलेगी तो इसे सूखने के लिए आंगन में रख देंगे। तब रजनी जंगल से तोड़कर लाई ताजा ताजा साग को साफ करके उसे काटती है और वह सबके लिए चूल्हे की साग और गर्मा गर्म रोटियां बनाती है। तभी तीनों के पति लटका हुआ मुंह लेकर घर आते हैं। अरे सुधीर, विकास, कुंदन बेटा, आगे तुम तीनों। आज बहू ने खाने में चूल्हे की साग रोटी बनाई है, आओ तुम भी गरम गरम खा लो। बाबूजी, मैं बाद में खा लूंगा, खा लीजिए। तीनों का उतरा हुआ मुंह देकर कस्तूरी पूछती है, कुंदन, सुधीर, क्या हुआ? काम नहीं चला क्या जो इतने उदास दिख रहे हो? माँ, समाचार में आया है कि अगले 1 महीने तक बहुत ही तगड़ी ठंड पड़ने वाली है। 1 महीने के लिए हमारे दिहाड़ी का काम बंद हो गया है। किसी तरह थोड़ा बहुत करके घर का खर्चा पानी तो निकल रहा था, अब खर्चा कैसे चलेगा? अपने पतियों को इतनी टेंशन में देखकर सविता उन्हें दिलासा देती है। अजी, ज्यादा टेंशन लेने से कोई हल नहीं निकलता। अभी आप लोग तीनों खाना खाइए, कल कहीं दूसरा काम जाकर देखिएगा। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले कई दिनों तक तीनों ठंड में काम देखने जाते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। अब घर का राशन भी खत्म हो जाता है। वहीं राशन वाला उनको उधार देना बंद कर देता है, जिसके चलते पूरे गरीब ससुराल वालों की भूखे रहकर गुजर रही थी। माँ, मुझको भूख लगी है, खाना चाहिए। कहाँ से लाऊं खाना बिटिया? घर में एक अन्न का दाना भी नहीं लगा। दीदी, मुझे बच्चों की ऐसी भूखी हालत देखी नहीं जा रही। बच्चों को ऐसे देखकर मेरा भी कलेजा मचल रहा है। एक बार जंगल चलकर देखते हैं, क्या पता कुछ खाने को मिल जाए। भयंकर ठंड में अपने पतियों के बेरोजगार हो जाने के चलते घर में भूखमरी छाई देखकर अब तीनों ठंड में घने जंगल में आती हैं, जहां जंगल के पास वाले खेत में एक व्यक्ति शकरकंद की खेती लगाए हुए था। तीनों उसी खेत में आती हैं। भैया जी, हमें कोई काम मिलेगा? ठंड के मौसम में हमारे परिवार की हालत बहुत ज्यादा खराब है। खेत का मालिक तीनों को देखता है। तीनों गरीब बहू के शरीर पर गर्म कपड़ा नहीं था और उनकी शक्ल मुरझाई हुई देखकर वो दया खा जाता है। देखो बहन, मैंने शकरकंद की फसल लगाई है। तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर मिट्टी से शकरकंद निकलवा सकती हो। बदले में थोड़ी शकरकंद तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पैसे नहीं दूंगा। कोई चारा ना दिखने पर तीनों ठंड में उसी खेत में से शकरकंद निकालती हैं। बदले में खेत का मालिक उन्हें काफी सारा शकरकंद देता है, जिसे लेकर वो घर आती हैं और कुछ शकरकंद को चूल्हे पर भूनकर सभी को मसाला छिड़क कर खाने को देती हैं। वाह मम्मी, ये शकरकंद की चाट तो बहुत ही चटपटी और टेस्टी टेस्टी लग रही है खाने में। पारस बेटा, अच्छे से पेट भरकर खा लेना, भूख लगी थी ना। अब जाकर पेट में कुछ गया है, वरना 2 दिन से भूखा रह रहकर पेट की आंत सूख गई थी। सभी शकरकंद की चाट खा ही रहे होते हैं, तभी तीनों के पति ठंड में हाथ सिकुड़े अंदर घुसते हैं। अरे सुनिए सब लोग, एक खुशखबरी है। हम तीनों भाइयों को गुड्ढा बनाने की फैक्ट्री में काम मिल गया है। तनख्वाह भी ठीक है। बाकी वहाँ पर काफी सारी लेडीज लोग भी गुड्डे सिलने का काम करती है, तो तुम तीनों चाहो तो काम कर सकती हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ। 4 पैसे घर में बढ़कर आएंगे तो परिवार चलाने में आसानी होगी। वैसे भी सुबह रात का खाना बनाकर हम दिन में खाली ही बैठे रहते हैं। अब तीनों जुगाड़ू बहू पतियों के साथ गुड्डा बनाने की फैक्ट्री में अगले दिन से काम पर जाने लगती हैं, जहां वह तीनों भाई गुड्डों की पैकिंग करते हैं। वहीं नुपुर को सिलाई मशीन चलाना आता था, इसीलिए गुड्डे सिलाई करने का काम करती है। बाकी सविता, रजनी गुड्डे में रुई भरती हैं। बहन देखो, ये जो थोड़ी सी सिकुड़ी हुई सी रुई दिख रही है, ये गुड्डे के अंदर नहीं भरना, इसको साइड कर देना क्योंकि ये खराब है। इससे कूड़े वाला आकर 1 हफ्ते में ले जाएगा। फैक्ट्री में काम करने वाली औरत के कहने पर अब दोनों बहू सिकुड़ी रुइयों को साइड कर देती हैं, मगर उन रुइयों को देखकर रजनी के दिमाग में जुगाड़ आता है। जेठानी जी, हम चाहें तो इन रुइयों से भरकर मुलायम नरम तकिया बना लेंगे और नुपुर के बच्चे के लिए नरम नरम बिस्तर भी। हाँ, ये काफी अच्छा जुगाड़ है। वैसे भी
जो बिस्तर हमने कतरन से बनाया है वो चुभने वाले हैं। तीनों बहू फैक्ट्री के मालिक से पूछकर उन खराब रुइयों को अपने साथ घर ले आती हैं और नुपुर के बच्चे के लिए ओढ़ने बिछाने का रुई का बिस्तर बनाती हैं। इसी तरह थोड़े दिन बाद जब और रुई इकट्ठा हो जाती है तो इस बार वह उनसे रुई का हल्का तकिया, रजाई, बिस्तर बनाती हैं। वहीं अब नुपुर लंच टाइम में फैक्ट्री में सिलाई मशीन पर दरवाजों के आगे बिछाने के लिए कालीन सिलकर लाती हैं और इसी तरह से तीनों गरीब बहुएं ठंड की तैयारी करती हैं और साथ ही कतरनों से दरवाजे की झालर, दरी, डोरमैट और साज सजावट का सामान भी बनाती हैं।